सर क्या एक सा ही रोड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग आर्किटेक्चर हम मैदान में और हिमालय में यूज़ कर सकते हैं? फ़र्क है। आप देखो, परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और उसी के लिए हमारे साइंटिफिक सोल्यूशन भी अलग अलग हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं अक्सर देता हूँ कि भाई हम नारियल का पेड़ हिमालय में नहीं लगा सकते, नहीं उगेगा, या देवदार बुंदेलखंड में लगाएं वहाँ कामयाब नहीं होगा। तो जो हिमालय, जो हमारे सीस्मिक डिज़ाइन प्लेन्स में है वो अलग है, और जो हिमाचल में है वो अलग है। जैसे मैं तो अपना 1975 जो अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस बताता हूँ। किन्नौर वाला? किन्नौर का 19 जनवरी 1975 में था, तो मैं वहाँ गया था देखने। तो जो PWD के मकान थे विच वर सपोज टू बी द मॉडर्न बिल्डिंग्स, वो सब कोलैप्स हो गए थे विदाउट एक्सेप्शन, एक भी बचा नहीं था। और जो लोकल मकान थे, जिसको ये लोग कहते हैं धज्जी कबाड़ी, वुडन फ्रेम होता है, उसमें सन ड्राइड ब्रिक्स लगा के मकान बनाते हैं, उसमें बहुत कम डैमेज हुआ। किसी का प्लास्टर गिर गया या थोड़ी बहुत दीवार गिर गई, वो डैमेज नहीं हुआ। तो ये तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा कि जो जिस तरह का प्रोग्राम हम हिमाचल में या हिमालय में करते हैं, उस तरह का प्लेन में करना नहीं है, या प्लेन का जो है वो यहाँ नहीं ला सकते हैं। इतना तो करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक अब ठीक है, डिफेंस के लिए रोड तो चाहिए है। नहीं, अब डिफेंस की उसमें रोड तो उसमें सर पिछले उसमें 4 लेनिंग की कितनी ज़रूरत है मुझे पिछले नहीं 60 मालूम। साल से डिफेंस की रोड तो हमारी कामयाब हैं। वहाँ तो हमारी फौज को तो कभी दिक्कत नहीं नहीं, हुई। अभी अभी जो जो बना रहे हैं ना, अब जो कह रहे हैं कि जैसे बद्रीनाथ का बना रहे हैं या कहीं और बना रहे हैं, वो भी उसका जो आर्गूमेंट है, उनका तर्क यही है कि हमें चेक जो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन तक पहुंचाना है सड़क बड़ी बड़ी। तो पहले वाली सड़कें तो कम थी, अब ये हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। तो इतनी सड़क हो कि उसमें 2 ट्रक चल पाए एक तरफ, मतलब बाई लेन, वो काफ़ी होती है। 4 की क्या ज़रूरत है, मुझे पता नहीं लगता। और फिर इतना एडवांस हो गया है आजकल कि आपके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, आप वहाँ पर एयर स्ट्रिप बना दो एंड मास ट्रूप्स शिफ्ट हो सकते हैं। बट फिर ये तो डिफेंस वालों का ही अपना वो सोच है। लॉजिस्टिक जो है, जो हमारे डिफेंस सर्विसेज की है, वो तो सैक्रोसैंक्ट है, उस पर कोई पब्लिक बहस नहीं, कोई कोई समझौता बहस नहीं। नहीं है। पर ऐसा नहीं, तो नहीं हो रहा कि डिफेंस की नीड्स के साथ में जो हमारी दूसरे चीज़ें हमने कंबाइन कर दी हैं, और जिसके कारण हमने बहुत, एक तो जल्दी मचा दी। जल्दी में सड़क नहीं बनती स्टेबल। वो हिंदी में जैसे कहते हैं, आगे दौड़ पीछे नहीं, चौड़। अब देखो ना, आई थिंक बुंदेलखंड में ही सड़क बैठ गई ना। अभी रिसेंटली आया था जो नई सड़क बनी थी, वो कितना किलोमीटर बैठ गई। पिछले साल सोलन वाली बैठी, 25 मीटर का सुराख हो गया उसमें हाँ, बड़े। और जो जैसे स्लोप्स में कुमारहट्टी पे इन्होंने एक बहुत ही हैवी पिलर्स वाला फ्लाईओवर बनाया है, आपने देखा? मैं नहीं गया। सो ऐसा फ्लाईओवर है कि उतना भारी फ्लाईओवर, अच्छा वैली में होता तब भी चल लेता। वो वैली वाला ही तो एक था, वो जो इनका वो भी स्लोप पे था, जिसमें वो सुराख हो गया था 25 मीटर का, पूरा ट्रैफिक रुक गया था। तो अब पहाड़ों में स्टेबल रोड इज़ प्रेफरेबल टू ए वाइडर रोड। अच्छा, फिर इन्होंने चौड़ी सड़क करके उसके अंदर डिवाइडर लगाया हुआ है। डिवाइडर में पेड़ उगाए हुए हैं, आपने देखा है? मैंने अभी देखा था, फरवरी में मैं गया था। पेड़ तो खैर ठीक है। हिमालय में आपने सड़क चौड़ी करी पहले तो, ताकि बस मुड़ सके, ट्रक ठीक से नेगोशिएट कर सके। और उसमें हर जगह पे डिवाइडर चलने से दिक्कत हो, प्रैक्टिकल दिक्कत वहाँ पे ऑन द स्पॉट दिख रही है। और उसके बाद में जो चौड़ी सड़क थी, आधी सड़क पे लैंडस्लाइड पड़ा रहा हमेशा। अब डिवाइडर तो इसलिए बनाते हैं कि हम में अनुशासन की कमी है। डिवाइडर नहीं होता है तो हम लेन कट करके दाहिनी तरफ चले गए, बाईं तरफ चले गए। तो वो तो हमारा हमारा कुछ चरित्र ही ऐसा है कि तो चरित्र सुधारेंगे या हम पहाड़ का बेड़ा गर्क करेंगे? नहीं,
दोनों करना पड़ेगा। पहाड़ का बेड़ा गर्क तो नहीं करना पड़ेगा ना सब। बेड़ा गर्क नहीं करना पड़ेगा। जो डिवाइडर बनाना है या नहीं बनाना है वो तब डिपेंड करेगा जब हम एक तरह का अनुशासन ला सकें अपने। क्योंकि अब आप देखो, जैसे शिमला में मुझे याद है जब हम लोग वहाँ पोस्टिंग थी, तो इवन पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वालों को भी बाएं तरफ चलना पड़ता था। अगर हम दाईं तरफ हों तो सिपाही आके उधर कर देता था। तो वहाँ एक इनबिल्ट डिसिप्लिन है। इस तरह की डिसिप्लिन आप अपने यहाँ पे आप देखो, ये जो चंडीगढ़ में जितने एक्सीडेंट होते हैं या इंडिया में बिल्कुल बिल्कुल, ओवर स्पीडिंग से मरते हैं। नहीं, प्लेन लेन कटिंग से। या अगर आप अपनी लेन को, जैसे 3 लेन है तो 3 ही लेन में चलें, लोग चौथी बना देंगे, 5वीं बना देंगे, बीच में घुस जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, उससे होते हैं। अभी रिसेंट मैंने देखा कि एट नो टाइम द नंबर ऑफ कार्स सैन रेमोन में या चंडीगढ़ से कम नहीं होंगी, लेकिन सब लेन फॉलो करते हैं और कोई एक्सीडेंट की बात ही नहीं है। अच्छा, टर्न भी करते हैं, जैसे टर्न करते हैं तो वो भी एज पर लेन, आप जिस लेन में जा रहे हैं उसी लेन में टर्न करेंगे। और दूसरा क्या रखते हैं कि देयर इज़ एनफ डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, एटलीस्ट 1 कार डिस्टेंस इफ नॉट मोर, तो कभी लड़ने की चांस नहीं होता। अब यहाँ तो किसी को, एवरीवन इज इन टीयरिंग हरी, इतनी जल्दी है कि पता नहीं क्या मुसीबत आ जाएगी अगर हम 2 मिनट देर हो जाएंगे। किसी को जहाँ मौका मिला ऊपर घुसा दिया। बीच में अगर आप मेंटेन भी करो एनफ डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, तो तीसरा ला के कोई वहाँ जरूर खड़ी कर देगा। सर नॉर्मली मैंने ये देखा था कि पब्लिक जल्दीबाजी करती है, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे नौजवान जल्दीबाजी करते हैं। यहाँ तो मैंने देखा इतने हमारे जो मंत्री हैं जिन्होंने ये सड़क निर्माण में बड़ा भारी योगदान दिया है और बहुत ही काबिल मंत्री हैं, वो अक्सर एक अचीवमेंट के तौर पे ये कहते सुनाई देते हैं 2.5 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़। और मैंने किसी को ये भी कहते सुना देहरादून से 2.5 घंटे में हम बद्रीनाथ पहुंचा देंगे। तो मुझे उसके बाद जो आप टाइम सेव करोगे उसका क्या करोगे? उसके मुझे एक समझ नहीं आता। हिंदुस्तान की सभ्यता में तीर्थ यात्रा एक सेक्रीफाइस की, एक तपस्या की एक ओकेजन होता था, चरित्र निर्माण का होता था। आज हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि 2 दिन ज़रा टाइम से लगा के सड़क अच्छी बनाइए, पर सड़क इतनी चौड़ी ना बनाइए। और वो भी क्या कॉस्ट है, कॉस्ट उसकी तो हिमालय का पूरा इकोलॉजी हुआ ना। सर जो बद्रीनाथ में जो हो रहा है, हम घूम फिर के वहीं पे आएंगे आज, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द हर हिंदुस्तानी का बद्रीनाथ है। 40,000 के करीब की पॉपुलेशन टोटल कहते हैं, 20 वैसे और 20 वैसे करके, और हर तरह का वो एक चौराहा है जहाँ से बद्रीनाथ भी जा रहे थे और हेमकुंड साहिब जा रहे थे और वैली ऑफ फ्लावर्स और ओली। तो उसका क्या होने वाला है? और उसके लिए हमारी अनगहली या नॉन टेक्निकल अप्रोच वो कहाँ तक जिम्मेदार है? क्या हम साइंटिस्ट भी जिम्मेदार हैं, या राजनेता जिम्मेदार हैं, या पब्लिक, या सभी के सभी जिम्मेदार हैं? अपनी पब्लिक तो इंडिफरेंट है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता जब तक खुद पर मुसीबत ना आए। राजनेता जो हैं हमारे, वो सब वो काम करना चाहते हैं, इससे पब्लिक खुश हो। अब बद्रीनाथ जाने का एक यात्रा थी, चारों धाम वाली एक यात्रा, विच वॉज सपोज टू बी एक तपस्या। अब जाने में काफ़ी मुश्किल होती थी और असली जो डिवोटी थे वही जाते थे। अब उन्होंने कहा इसको हम आसान बना देते हैं, तो वहाँ पर जितने थे तमाशबीन, जिनको आप सिर्फ टूरिस्ट कहते हैं, जो वहाँ पर सिर्फ डिवोशन की वजह से नहीं जाते हैं, सीनरी या कभी कभी बोस्ट करने की वजह से, अरे हम बद्रीनाथ होकर आए हैं, तो सड़क बन गई और चले गए, पहुँच गए। अब जैसे अमरनाथ में हम लोग तो जब गए तो पूरा नीचे से चढ़ के ऊपर तक गए थे। अब उन्होंने बालताल से सड़क बना दी, शॉर्टकट। टूरिस्ट का प्रेशर बहुत है। पहले जब हम लोग जाते थे तो अपना अपना टेंट लिया या टेंट होते थे, टेंट में सोते थे। अब जब इतने टूरिस्ट जाने लगेंगे तो एक मुझे
कलकत्ते में जहाँ मैं जिस सोसाइटी में रहता था, महाराष्ट्र भवन, तो वहाँ के ओनर ने मुझसे कहा, सर पैसा सड़क पर बह रहा है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कहाँ हम छलनी लगा दें कि यहाँ रुक जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसने क्या किया था, उसके घर के पास काफ़ी पुराना मकान था, जगह थी, तो उसने गाड़ियाँ पार्क करवानी शुरू कर दी। तो यही गवर्नमेंट देखती है कि कहाँ पर हमें पैसा कमाने का धंधा है। तो आप सड़क बना दो, हेमकुंड साहब की सड़क बना दो। हेमकुंड साहब की भगवान की दया से अभी तक सड़क की बात नहीं हुई। बना, वो बता रहा हूँ, बना देंगे। ओए होए सर, मैं हेमकुंड साहब गया हूँ। हाँ, उसके बाद या बद्रीनाथ की बना दी तो लोग जाने लगे। अब जब लोग जाएंगे तो हर बिजनेसमैन देखता है कि कहाँ पैसा सड़क पर बह रहा है, कहाँ पर रोक लगाओ कि हम कमा पाएँ। तो सबसे पहला तो यही है कि भाई इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, ये तो हाई फाई वाले टूरिस्ट हैं, तो इन्हें होटल चाहिए, बढ़िया होटल चाहिए, खाने का चाहिए। तो होटल जब होगा तो फिर मॉल आएंगी, शॉप आएंगी, उनको प्रोविज़न तो सप्लाई करना होगा। इस डेवलपमेंट के चक्कर में सड़क और चौड़ी कर दो, तो ये अप्रोच मुझे तो ठीक नहीं लगती, क्योंकि जिसने जाना है, जो असली डिवोटी है, वो जैसे भी होगा जाएगा। क्या डिवोशन से शिफ्ट हो गया है मसला एंटरटेनमेंट पे? हर तीर्थ यात्रा अब एक पिकनिक पिकनिक commercialize हो गई। पिकनिक बन गई है। एवरीथिंग इज़ कमर्शलाइज नाउ। हर जगह हम ये देखते हैं कि कहाँ से हम वी कैन अर्न रेवेन्यू। बिजनेसमैन देखता है कहाँ से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, गवर्नमेंट देखती है कहाँ से रेवेन्यू आएगा। क्या सच में पैसा बना? जो हुआ जोशीमठ में, इसमें क्या बना और क्या गया? आपको क्या कितनी लगता जगह है? ऐसे ही है। सर, घूम फिर के बात वही आती है, क्या जोशीमठ इकलौता है कि बहुत सारे जोशीमठ तैयार हो रहे हैं बहुत पूरे तैयार, हिमालय में? कुछ तो तैयार हो गए होंगे और कुछ तैयार हो रहे हैं, और इसका निवारण कोई नहीं है। निवारण क्यों नहीं कोई? निवारण इसलिए नहीं है कि अब आप जोशीमठ में क्या कर लोगे। जो इस जगह इतनी स्टेज पर आ गया है, सिवाय इसके कि सब मकान तोड़ो, अब वो स्टेबलाइज कब पूरी स्लाइड आपकी स्टेबलाइज हो तब कुछ और बनाए। तो सर, मुझे अभी भी बड़ी हैरानी हो रही है कि मकान बना था, होटल बना था, आप उसको तोड़ दीजिए तो क्या वो भार चला गया पहाड़ से? वो तो आप एक सॉलिड वेस्ट क्रिएट कर रहे हो। चला नहीं गया। देखो, ये जो सड़क जब बनाते हैं तो आप एक तो स्लोप तो डिस्टेबलाइज करते ही हैं, और इतना ज़्यादा सॉलिड मक जनरेट करते हैं, वो आप कहाँ फेंकोगे। तो सॉलिड मक तो अभी भी हम जनरेट करके वहीं फेंक के आने वाले हैं। अब वो सॉलिड मक जितना है वो वैली में डालोगे, वैली में डालोगे तो कभी फ्लैश फ्लड आएगा। आया ना, चमोली में ये हुआ था ना, सारा मक आया था नीचे। हाँ, तो फ्लैश फ्लैश फ्लड फ्लड में जब आएगा, डैम टूट गए थे। हाँ, तब फिर सब नीचे का डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन वो डैमेज होगी। सर, ये एक विशियस साइकिल है ये तो। एब्सोल्युटली, दैट इज द राइट वर्ड। विशेष सर्कल कि जिसमें आप एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है। तो हम क्यों फंस रहे हैं? हम एक आधुनिक देश हैं जो चांद पे जाने की बात करते हैं, मार्स पे जाने की बात करते हैं। हम एक यहाँ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम दुनिया की, नहीं, कुछ लार्जेस्ट टेक्निकल पावर है हमारे पास। सोच हमारी ऐसी है ना कि अब जो भी कुछ होगा शिमला में ही होगा। मेडिकल कॉलेज शिमला में, जितने ऑफिसर्स शिमला में, हाई कोर्ट शिमला में। एक ज़माना था इवन यूपी में हाई कोर्ट खाली इलाहाबाद में होती थी, बाद में ब्रांच लखनऊ में खुली। या राजस्थान में ओरिजिनली जोधपुर, बाद में फिर जयपुर ब्रांच हुई। लेकिन एक ये है कि जितना है बंगाल में सब डेवलपमेंट, सब कंस्ट्रक्शन कलकत्ता में ही होगा। हम स्प्रेड आउट नहीं करना चाहते हैं। तो ये समस्या तो पोल्यूशन से भी है। अगर आपने एनसीआर में गुड़गांव, ग्रेटर गुड़गांव, फलाना गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, महा ग्रेटर नोएडा, ये फरीदाबाद, ये सब ना जमघट किया होता तो दिल्ली तो बड़ी अच्छी थी। बहुत ठीक थी दिल्ली। अरे मुझे पता है, दिल्ली वाज नॉट बैड टिल 1965-66। आई कुड ड्राइव देयर। मैं गाड़ी चला सकता था आराम से। तो
आप दिल्ली में आप गाड़ी चला लेते। अब मुझे तो चंडीगढ़ में गाड़ी चलाते डर लगता है। बिल्कुल सर, घूम फिर के बात वही आती है कि आजकल बात हो रही है जोशीमठ पे, तो और बातें भी होती हैं कि साहब देखिए नीचे कर्णप्रयाग और जगह पे और पौड़ी में, तिहरी में, और ये तक कहने लगे हैं को लोग के यही काम इधर में नैनीताल में, मसूरी में ये सब होके रहेगा, रुकेगा नहीं अगर ऐसे। सब जगह एक तो जियोलॉजिस्ट को तो कोई पूछता ही नहीं, क्यों नहीं पूछता था? बस टेंडेंसी है क्या, बकवास करते हैं ये लोग इनकी। नहीं सर नहीं, जियोलॉजी मैं मेरे को ऐसा लगता है जियोलॉजिस्ट को दो कारण से नहीं पूछा जाता। एक तो जियोलॉजिस्ट देश में पढ़ाई नहीं जाती। नहीं, अब एक एग्जांपल जैसे अभी उमाकांत शुक्ला और एक और आर्टिकल था, उन्होंने बताया कि जो बनारस में घाट सबसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो बताया है कि एक फॉल्ट वहाँ पर है, तो दैट कंट्रोल्स द शिफ्टिंग ऑफ द रिवर। तो जब तक उसको आप टैकल नहीं करोगे ये घाट तो धीरे धीरे बैठते जाएंगे। अच्छा, बनारस की ये एक नई बात आपने बताई, ये प्रोफेसर उमाकांत शुक्ला की ये रिसर्च छप गई कि अभी छप नहीं है? मुझे अपना आर्टिकल न्यूज़पेपर में उसने वो कोई एक्टिव फॉल्ट है कि पुराना? वो कोई एक्टिव फॉल्ट है जो घाट वाला कि पुराना है? एक्टिव तो ये उन्होंने नहीं कहा, बट फॉल्ट है। फॉल्ट है। बट फॉल्ट से वो कहता है कि कंट्रोल हो रहा है फ्लो। जब फॉल्ट थोड़ा ऑब्वियसली एक्टिव ही होगा, थोड़ा बहुत जो भी कुछ होगा, तो उसकी वजह से कभी रिवर इधर आ जाती है, और जब इधर आती है एक तरफ तो दूसरी तरफ इरोजन शुरू हो जाता है। सर, जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी 1976 की, उसमें तो जियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे। रहा होगा, जियोलॉजिस्ट रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं, बट नो, जियोलॉजिस्टों की सलाह पे वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मिश्रा जी तो, और उनकी रिपोर्ट की क्या हुआ, बड़ी बैलेंस रिपोर्ट थी, बड़ी सियानी रिपोर्ट थी। नहीं तो ऑब्वियसली जियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होगा। तो उसके है ना, जियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुई और उसके विपरीत काम हुआ। तो वो रिपोर्ट 1930 की है ना, 30 में तो हाइमन गैंसर, 38 में उन्होंने 39 हाइमन गैंसर का पब्लिकेशन 39 में आया। या बट उस जमाने में ब्रिटिशर्स का वो उनका साइंटिफिक अप्रोच थी, वो जियोलॉजिस्ट की सुनते थे, मानते थे, हर जगह ऑर्डन वगैरह जो थे इंजीनियरिंग जियोलॉजी में ये कंसल्ट किए जाते थे। तो आजकल भी तो हमारे इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हैं। हाँ, अब जो है वो फॉलो अप नहीं होता। क्या हमारे इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट आजकल के जो पीढ़ी है वो सलाह निडर होकर नहीं देती? इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट वेरी गुड। तो वो सलाह क्यों नहीं देते, बोलते क्यों नहीं? नहीं, सलाह देते हैं, सलाह मानते नहीं ना। क्यों नहीं मानते? वो एक टेंडेंसी आ गई है कि आप अपना आपको बताइए यहाँ पे आपकी क्या प्रॉब्लम है, इंजीनियर विल सॉल्व इट। एक ज़माने में होता था कि कृष्णा स्वामी साहब ने कहा कि यहाँ फॉल्ट है, यहाँ डैम नहीं बनेगा, नहीं बना। भूटान में भी हमने एक दो जगह बताया कि भाई यहाँ पर आप डैम बनाओगे तो हमारा ये जो रिजर्वायर का कम होगा, बट हम एक गॉर्ज में बना देंगे रिवर, तो डैम की हाइट कम, विड्थ कम हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, इट विल बी इकोनॉमिक। दे लिसन टू अस, बट ज़्यादातर तो सुनता ही नहीं है कोई। मतलब भूटान में हमारे जियोलॉजिस्टों की, जीएसआई वालों की सुनी गई। हमारे जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सब किया। इवन भूटान का आप देखो ना कि वहाँ पे लेक हमेशा बस्ट होती थी, रुटाना लेक बस्ट होती थी, एंड लास्ट बर्स्टिंग वाज इन 94 इफ आई रिमेंबर। तो हम लोगों को जब कहा गया तो वी टुक इट। पहले भी जीएसआई ने इन्वेस्टिगेट किया था, बट उन्होंने तब क्या किया कि दिस वाज ट्रीटेड एज ए ग्लेशियोलॉजिकल प्रॉब्लम। But when I took it, I said it's engineering geology problem because the dam is busting. और dam तो it's a natural dam formed because of the moraine material. उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो उस ट्रीटमेंट को हम लोगों ने 96, 97, 98 में 2-3 साल में कराया, और आप देखो आज 22 साल हो गए हैं, 25 साल करीब होने आए, कोई डैम बस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर फॉलो किया। और आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर लाख जियोलॉजिस्ट एडवाइस आ जाए, कुछ नहीं। तो एक टेंडेंसी आ गई है ना कि आप बताओ क्या वीक जोन है, क्या वीकनेस है, क्या प्रॉब्लम है, इंजीनियर विल सॉल्व इट।
हम ग्राउंडिंग कर देंगे, हम ये कर देंगे, फॉल्ट है, फॉल्ट आने दो, हम उसको रिपेयर कर लेंगे। अब एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको आप कितना ट्रीट करोगे? अगर फॉल्ट है और वो एक्टिव जोन में है या हाई सीस्मिक जोन में है, तो उसको बेटर टू अवॉइड इट रादर देन टू ट्राई टू ट्रीट इट। एक इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हैं अपने यहीं लोकल, चंडीगढ़ में थे पहले, दिल्ली में हैं। उन्होंने ये बोला कि इंजीनियर कैन डू एनीथिंग। हाँ, वो एक थिंकिंग है ना कि बिकॉज इंजीनियर्स हैव कन्विंस्ड देम कि हम कुछ भी कर देंगे। पर क्या इंजीनियर हिमालय से भी ज़्यादा ताकतवर होता है? नेचर से ज़्यादा ताकतवर तो कोई नहीं होता। पहाड़ के आगे कुछ नहीं टिकता ना। नेचर के आगे कहीं नहीं कुछ। या तो तो आप नेचर से मिलकर रहोगे तो आप सलामत रहोगे, और नेचर से लड़ाई करने की कोशिश करोगे तो आए दिन झगड़े होते रहेंगे। मैं एक बात पूछता हूँ सर आपसे कि हमारे देश में जियोलॉजी तो अंग्रेज़ों ने शुरू करी। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है देश की, और आपने जियोलॉजिकल सर्वे में इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, अर्थक्वेक की भी इन्वेस्टिगेशन की है। आज की तारीख में आप जोशी मठ का जो मसला है वो एक रचनात्मक तरीके से सुधर जाए, संभल जाए, सॉल्व हो जाए, और जोशी मठ जैसे जो रास्ते पे चले हों वो रुक जाएं, कोई तरीका है? आप पुराने ज़माने के रूल्स देखते हो ना, पोम्पाई या हम्फी, ये जो भी कुछ है, तो इसी तरह तो हुआ है। या मोहनजोदारो, ये नेचर ने इनको डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ पर नेचर के साथ हमने कोलैबोरेट किया तो वो जोशी मठ डिस्ट्रॉय हो गया। अब उसको दोबारा कैसे बसाएंगे मुझे तो समझ नहीं आता कि आसानी होगी, क्योंकि एक बार आपने पूरा स्लाइड डिस्टर्ब कर दी है, क्रैक्स डेवलप हो गए हैं बीच में, वहाँ से सीपेज हो रहा है, तो पता नहीं, मे बी आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स? 100 ईयर्स ये स्टेबलाइज हो जाए, फिर आप दोबारा करो। बट इमीडिएटली क्या करेंगे मैं नहीं सोच पाता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि जब एक बार आपका एंटायर थिंग हैज़ बीन मोबिलाइज्ड, उसको कब कैसे रोकोगे? ये कुदरत ने किया कि इंसान ने किया? अब ये तो कुदरत जो चीज़ वो तो थी, बट उसमें हमारा बहुत का हाथ था, क्योंकि हमने कभी कुदरत की आवाज़ सुनी नहीं, और ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंस्ट्रक्शन ये सब किया, ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं की, और उसके बाद जो रही सही कमी थी वो ब्रॉडनिंग ऑफ रोड में डिस्टर्ब कर दी। और जहाँ तक मैंने पेपर में पढ़ा, एक टनल भी बनाई है, तो अगर टनल तो ढेर सारी हैं आजू बाजू में। हाँ नहीं, एक तो टनल होता है ना कि हार्ड रॉक में बना दी, लेकिन अगर स्लाइड मटेरियल में टनल आप लाइनिंग कर दो, कुछ कर दो, तो वो इट लीड्स टू सीपेज एंड इट आल्सो सूनर और लेटर कोलैप्स। तो मुसीबत की जड़ जो है वो गलत फैसलों में है। क्या? मुसीबत की जड़ जो है गलत फैसलों में हुई ना। हाँ, और सबसे बड़ी तो मेरे ख्याल से गलती वो है कि मिश्रा रिपोर्ट थी, हमने उसको कबूल किया था और एक सॉल्यूशन था, और फिर जोशी मठ कोई एक आम जगह तो नहीं थी, एक बहुत वैल्यू थी उसकी, इमोशनल स्पिरिचुअल हिंदुस्तान के लिए। और उसकी मैंने लोगों को ये बोलते सुना है, अरे क्या हो गया, डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वो अक्सर फ़ौज की आड़ लेते हैं। हमारी फ़ौज भी कभी नहीं चाहेगी, ना उन्होंने कभी सोचा होगा कि जोशी मठ ऐसे बर्बाद होगा एक सड़क के चौड़ीकरण में। तो ईमानदार तरीका क्या होगा सर? मैंने सुना है किन्नौर में जो रिकांगपियो है वो अगला जोशी मठ वो है। बहुत जगह है जहाँ पर, अच्छा एक करछम में एक डैम बना है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, किसी प्राइवेट कंपनी का है, विच इज़ सिचुएटेड राइट ऑन स्लाइड,
हार्ड रॉक पर है ही, करछम में एक डैम बना है उसका। एरिक ड्रैगनेट्स का पेपर है उस पर कि ही वॉज सरप्राइज टू सी कि ये डैम इस पर स्लाइडेड मटेरियल पर बन रहा है मोरेनिक में। तो समस्या फिर ये हुई कि जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया जाता। वो प्राइवेट डैम है कोई, तो उसमें नहीं किया होगा। वैसे तो यूनेस्को का, यूएनओ का कंपलसरी ये था कि जो भी डैम या सिविल कंस्ट्रक्शन बड़े होंगे उसमें जियोलॉजिस्ट शुड बी इन्वॉल्व। और कहीं कहीं ये लोग क्या करते थे कि स्टेट जियोलॉजिस्ट को पकड़ के अपने मर्जी से लिखवा लेते थे। तो ये हुआ कि जीएसआई का जियोलॉजिस्ट होगा तब करेंगे। बहुत सी एग्जांपल है जहाँ पर ये होता है। अब मैं क्या वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक जैसे। सर, पब्लिक इंटरेस्ट में आपके जैसे सीनियर पर्सनालिटी को आपने हमेशा सच बोला है और बड़े धड़ल्ले से बोला है। आपने एक बार कहा था इसके किन्नौर के भूचाल के बाद में, मैंने कहीं आपका लिखा भी पढ़ा हुआ है, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल विजडम ऑफ द हिल्स मस्ट नॉट बी गिवन अप। तो ट्रेडिशनल जो विजडम थी पहाड़ी लोगों की और पहाड़ी इलाके की, वो तो हमने उसको तो ठोकर मार दी। क्या उसको वापस हम नहीं करना चाहिए? सी, अरे जो जिसको यहाँ हिमाचल में धगजी कबाड़ी पैटर्न बोलते हैं, ऑलमोस्ट ऑन द सेम पैटर्न मैंने सैन रमोस में घर देखे हैं। वुडन फ्रेम है और बीच में बस ऐसी दीवार बनाई है कि मतलब वहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं सेंट एंड्रियास की वजह से। तो वो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पैटर्न है जो एज़ कंपेयर टू हिमाचल, बट बेसिक प्रिंसिपल वही है। लकड़ी का स्ट्रक्चर है मोस्टली, और बस बीच में भर दिया है कि गिरेगी तो एक दीवार गिरेगी। तो ये तो हमने यहाँ पे बड़ोग में भी कर रखा है। पेंसिल नुमा होटल खड़े हैं बड़ोग हाइट्स, पूरे रास्ते में शिमला तक यही है। शिमला में हाई कोर्ट की रूलिंग है कि इससे ज़्यादा मंजिल नहीं बननी चाहिए। मैं वहाँ गया था एक लेक्चर के लिए, किसी ने बताया, और मुझे ऐसा लगा कि शायद हाई कोर्ट तो खुद ही उससे ऊंचा है जो उन्होंने बताया है कि उतना होना चाहिए। हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी काफ़ी ऊंची है, सेक्रेटेरिएट काफ़ी ऊंचा है। सर, नज़दीक अपने हिमाचल में आपको क्या लगता है शिमला कब तक चलेगा? पूरे इस इलाके में आप चलिए तो हिमाचल का लक्कड़ बाजार पोर्शन तो सर्टेनली इज इन डेंजर। रिज भी एक दो बार तो कोलैप्स हो चुका है। और जहाँ मेडिकल कॉलेज वगैरह है वो भी मुझे तो बहुत सेफ नहीं लगता है। बट उस तरह से मैंने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, बट इन जनरल आई एम नॉट वेरी हैप्पी जिस तरह से ओवर कंस्ट्रक्शन है ना शिमला में। यू डोंट सी ग्रीन पैचेस एज यू यूज्ड टू सी इन 60s और लेट 50s और अर्ली 60s। अब तो इतने मकान बन गए हैं, और वो मकान जो बने हैं वो सब यही सीमेंट वाले हैं। सीमेंट वाले मकान का वज़न ज़्यादा होता है, तो जितना वज़न होगा उतनी जो फाउंडेशन है वो धंसेगी जिस पर आपने बनाया है, सिंक करेगी। पहले के मकान सब आप देखो लकड़ी के होते थे जिनमें वज़न कम होता था और वो अर्थक्वेक प्रूफ होते थे। सर, जापान के तकरीबन सभी घर हल्के फुल्के हैं। हाँ, गिर जाएं तो आपको घायल नहीं करेंगे, आपकी जान नहीं लेंगे, और वो मटेरियल रिसाइकल हो जाएगा। अब तो जितना कंस्ट्रक्शन आप देखो ना शिमला में हो रहा है सब सीमेंट वाला है। उससे वैसे भी परेशानी है। सीमेंट वाला मकान बहुत ठंडा होता है अंदर घर में। सर्दियों में आप अंदर बैठो तो सर्दी लगती है, लकड़ी के में इतना नहीं होता था। सर, एक दिन हमारी जनरेशन के बाद अगली जनरेशन या उसकी अगली जनरेशन क्या इन सभी सीमेंट वाले घरों को और भारी भारी बिल्डिंगों को तोड़ के, अगर ये किसी भूचाल में ऑलरेडी टूट ना गए, क्या ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करेगी? क्या लगता है आपको? सब कुछ घूम फिर कर पॉपुलेशन पर आता है। पॉपुलेशन भी स्प्रेड हो सकती थी। आपको शिमला में सारा कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं थी। ना कि सीमेंट बनाने में तो इन्होंने माइनिंग की और बना दिया। लकड़ी के मकान बनाने में इन्हें लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी, पेड़ काटने पड़ेंगे। और वो अपना सिस्टम इतना बेईमानी का है
कि एक पेड़ काटो कम से कम 10 लगाओ, तो लगाते नहीं हैं। पेपर पे तो DFO साहब ये सब लिख देंगे कि 100 पेड़ लगा दिए, बट उसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं ये किसी को पता नहीं है। तो लकड़ी कहाँ से लाए और सीमेंट कहाँ से? सीमेंट तो है भाई, माइनिंग करो और कर दो, फिर माइनिंग के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो देखी जाएगी। बट पेड़ कटा तो सामने ही दिखता है, ये कट गया। तो एक जो हमारी पॉलिसी हमेशा से रही ना कि पॉपुलेशन, ऐसे तो लोग कहते हैं इट्स एन एसेट। अब यंग पॉपुलेशन हमारी है तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट। अब वो एसेट तो है, बट उसके लिए हमें वी हैव टू प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ कंफर्ट्स फॉर द पॉपुलेशन। मकान चाहिए, खाना इतना चाहिए, खाना उतना चाहिए, तो फिर ग्राउंड वाटर पंप करो। ओवर पंपिंग हो गई सब जगह, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। सर आपने टोटल काम जो है जियोलॉजी का 64 साल के करीब किया है। 64 इयर्स टोटल आपके हिमालय में मैंने जियोलॉजी में। 61 से शुरू किया और कम से कम 2 साल पहले तक तो कर ही रहा था। अब मैंने जाना बंद कर दिया फील्ड। पर आपकी सोच क्या है? आपको अगर कोई पूछे या आप अपने आप से कुछ बताना चाहें, ख़ास तौर पे उत्तराखंड की जनता को और सरकार को, सॉल्यूशन किस में है? तो यही बता सकते हैं कि भाई अब तक जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कम से कम फ्यूचर में आप देखें कि ओवर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं भी सिटी बन रहा है या जो भी कुछ पॉपुलेशन है, प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करनी चाहिए। जहाँ पर ऑलरेडी ओवर बर्डन थिक है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए या तो ओवर बर्डन पूरा रिमूव करो या उस जोन को छोड़ दो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हालांकि ओवर बर्डन को आप लेमैन की लैंग्वेज में ज़रा बताइए, बिकॉज वो समझेंगे नहीं ये लोग के ओवर बर्डन क्या है। जो ऊपर का मलबा गिरा हुआ है, हाँ, जो सॉलिड चट्टान है वहाँ तक जानी चाहिए फाउंडेशन। सॉलिड सॉलिड चट्टान है, वहाँ तो मकान ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। लेकिन जहाँ मलबा है, पुराना मलबा है, जिसको भी चाहे वो लैंडस्लाइड का हो चाहे इंसान ने गिरा। पुरानी लैंडस्लाइड हो या जो भी कुछ वेदरिंग से भी हो जाता है ना, बहुत लंबी वेदरिंग हो तो ऊपर का, तो वहाँ पर या तो आप बिल्कुल हल्के फुल्के मकान बनाए या हल्के फिर- फुल्के तो बनाने ही चाहिए, हाँ, भारी या मकान फिर- बना के तो फ़ायदा नहीं है। या फिर आप सॉलिड रॉक तक उसका पूरा ओवर बर्डन जो ऊपर का मलबा है हटा के और सॉलिड रॉक पर बनाए। सी बहुत सी प्रॉब्लम आती है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब। जयपुर में ये गंगाधर नगर स्कीम बनी थी, तो वो एक जोशी साहब बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था शायद। तो जब उन्होंने स्टेट जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भेजी तो जोशी जी ने कहा नहीं, हमें GSI की रिपोर्ट चाहिए। तो जब हमने काम कराया वहाँ पे तो देखा कि भाई ये कोई वैली फिल है, कभी रही हुई वैली, और ये मोस्टली एओलियन सैंड है जिससे बन गई। तो हमने उसमें जियोफिजिकल कराया था, थोड़ी बहुत ड्रिलिंग विलिंग कराई, तो हमने कहा ये तो भाई सूटेबल नहीं है, यहाँ पर कभी भी फ्लैश फ्लड आएगा तो ये सब बह जाएगा, तो मिडिल क्लास लोग मकान यहाँ बनाएंगे, उनका तो दिवाला निकल जाएगा, उनके पास कोई सोर्स नहीं रहेगा। वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं, कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, इतने लोगों ने यहाँ ज़मीन खरीदी है, सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सब ने ज़मीन खरीदी हुई है, इन्वेस्टेड पैसा है। तो मैंने फिर उसमें ये किया कि भाई एक तो मैंने रेड लाइन बना दी कि यहाँ कुछ नहीं बनेगा, एक मैंने ग्रीन लाइन बनाई कि जहाँ पे स्कूल और ऑफिसेस बना दीजिए, क्योंकि फ्लैश फ्लड आया दिन में तो लोग भाग जाएंगे, और जहाँ मकान बन सकते हैं वो बिल्कुल सेफ जगह है, उतनी मार्क की कि यहाँ पर, क्योंकि रात को फ्लैश फ्लड आए तो आदमी सो रहा है और कहाँ जाएगा भाग के, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो 3 कैटेगरी मैंने बनाई। मैंने कहा इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं तो आ गया वहाँ से होके, पर सुना वो बन गई गंगाधर। और हमसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आएगा और ये इस कॉर्नर से डैमेज होगा।
तो मैंने उनको एग्जांपल दी कि भाई आपका यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है राजस्थान में जो, उसमें हमारी जियोलॉजी रिपोर्ट देखी, उसमें हमने लिखा था इस कॉर्नर पे मकान बहुत डेंजरस है, आपने बनाया और देखिए फ्लैश फ्लड में निकल गया। तो हम तो 100% तो नहीं कह सकते, बट 70 to 80% इतना बता सकते हैं कि यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये किस साल की बात है सर जब आप राजस्थान में थे? इट मस्ट हैव बीन 84, नहीं उससे पहले मुझे 70, अभी याद है, आई थिंक 75 86 87 की बात है। 80। तो ये तो आपके अपने एक्टिव करियर की बात है जब आप सीनियर थे, डायरेक्टर थे एनवायरनमेंट के राजस्थान में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माने हुए एक सीनियर आदमी थे जिसकी लोग सुनते हैं। वो आपके होते हुए सुनी और जैसे ही आप आए वो रफा दफा हो गई। उसके बाद बन गया है, पता नहीं उन्होंने वो जो हमने लाइन बनाई थी वो फॉलो की कि नहीं, उसको मैंने फॉलो नहीं किया। पर कुछ नुकसान हुआ है आप कह रहे हैं बाढ़ में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है। ये तो हर डेजर्ट में फ्लैश फ्लड कभी आता है ना, कभी होता है, ये बहुत बुरा आता है। और वो कभी कभी आता है। तो सर एक फाइनल मैसेज सड़क, चौड़ी सड़क बनाने वालों के, और एक जो सनक है उसकी के बनानी बहुत ज़रूरी है, अच्छी लगती है, बहुत स्पीड से जाएंगे, स्पीड से आएंगे, टाइम नहीं बर्बाद होगा। और उस पे क्या हैदराबाद जैसी या गुड़गांव जैसी सड़कें हमारे हाई हिमालय में 6 लेनिंग जो एल्प्स में भी नहीं बनती, क्या हम उस पर समझौता कर लें, हथियार डाल दें कि बोलते मेरे रहें? ख्याल से तो समझौता करना नहीं चाहिए, और बाई लेन, चौड़ी बाई लेन सड़क काफ़ी है, और आप समय बचा के क्या कर लोगे? कौन सा आपने कहते हैं ना जिसको हम, आप हवाई जहाज़ पर सवार है और यू वांट टू सेव टाइम, जितने भी टूरिस्ट जाते हैं ये है इन्हीं के लिए है। और बाकी जो अर्जेंसी वाली आर्मी रोड है उसमें तो आप अगर ऐसे ही ज़रूरी आती है तो यू कैन ब्लॉक द रोड फॉर सिविलियंस एंड लेट ओनली आर्मी फ्लाई, ये तो कभी भी कर सकते हैं। मिलिट्री की हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी और रहनी चाहिए। तो टूरिस्ट के इन चोंचलों के लिए सड़क चौड़ी की जाए और वहाँ पर रहने वालों की ज़िंदगी और उनकी जान माल को खतरे में डाला जाए। आप देखो, जब हमने स्पीति की मैपिंग की तो कोई रोड वोड नहीं थी। पहली बार जब हम गए तो कोटी वाज द लास्ट जीपेबल पॉइंट, उसके बाद हम सब पूरा पैदल घूमे। रोहतांग से इस तरफ रोहतांग ऑनवर्ड्स पूरा पैदल था, सब कुछ पैदल ही था। उसके बाद जब हम दोबारा गए हैं 81 में, तब वहाँ रोड बनी थी। 81-82 में रोड बनी थी। अब हर विलेज में रोड बना रहे हैं। अब एक घर भी है या 2 घर हैं तो वहाँ भी रोड बन रही है। सर ये जो अक्सर कहा जाता है कि टूरिस्ट इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा हिंदुस्तान में, मुझे कभी ऐसा लगता है कि टूरिस्ट जो आता है वो तो आता ही है, वो कोई सड़क पे चलने वाला टूरिस्ट तो बहुत कम आता है हिमालय में। टूरिस्ट जो आता है वो तो तंबू लेके आता है। अब तंबू लेके आते हैं, बहुत से आते हैं, और कुछ आते हैं तमाशबीन जो बहुत पैसा है उनके पास आए, बट स्टिल दे प्रेफर टू कैंप। या हाँ, और सब ट्रैकिंग पर जाते हैं। तो हमारा देसी टूरिस्ट जो है, बिगड़े हुए जो हमारे लाडले हैं, उनको चाहिए सड़क चौड़ी। ये जो मोस्टली ये जो फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं, अब चूंकि सड़क बन गई है तो जो फिरंगी है वो भी आएंगे अवेल करके काजा तक आते हैं। बट उसके बाद वो ट्रैकिंग पर निकलते हैं। हम लोगों के क्या है, बस वो काजा गए, सिटी है, सिटी बन गया, टाउन बन गया, होटल में रहे, खाया पिया और घूम घाम के आ गए। जो हिमालय की एक अट्रैक्शन थी, एडवेंचर की, चैलेंज की, वो सड़क बनने से बढ़ती है कि घटती है? वो तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाती है। अगर आप सड़क पे जा सकते हो, जैसे गुड़गांव गए या हैदराबाद गए, बम्बई गए, तो फिर हिमालय ना रहा, वो थ्रिल खत्म हो जाए। तो हिमालय की इसकी एक्साइटमेंट, एडवेंचर की स्पिरिट और थ्रिल जो का तू रहना चाहिए। और हिमालय शुड बी प्रिजर्व्ड। एंड जो पिलग्रिम्स के जो पहले की भावना थी उसको कैसे रिस्टोर किया जाए? थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे अब रोप ब्रिज थे या फ्लाइंग फ्रॉक्स जिसमें हम तार में लटक के जाते थे, ठीक है वहाँ ब्रिज बना दो,
तो जो ट्रैकर्स आएंगे वो उसमें थ्रिल भी है, थोड़ी थ्रिल भी है। अब चंद्रताल का आप देखो कि इट इज़ अबाउट 1 किलोमीटर शॉर्ट रोड, वहीं से रोक दी ये अक्लमंदी की कम से कम। रोकी नहीं, वो पुल टूट गया। पहुंच गई चंद्रताल तक। पहुंच गई थी। मुझे संजय कुमकर्णी ने बताया कि वो पुल टूट गया, तो उसने एक बार लिखा भी था इंडियन एक्सप्रेस में, चंद्रताल पे ही आर्टिकल था आधे पन्ने का। उसने मुझे बोला कि जब वो पुल टूट गया तो कुछ लोकल्स ने बोला कि भगवान की दया से टूट गया, इसको टूटा रहने दो, कम से कम 2.5 किलोमीटर तो इनकम वक्तों को चलने दो, क्योंकि चंद्रताल में भी जो गंदगी आने लगी थी। बस वही मुश्किल है। हमने कहा, मैं कहा ना कि अनुशासन की कमी है। गार्बेज इतना कलेक्ट कर लेंगे, टिंड स्टफ फूड ले गए, ये ले गए, तो इतनी गंदगी मच जाती है। सर एक लास्ट जो पॉइंट था सफाई का, आपने कहा गंदगी का, तो क्या साफ हिमालय ज़्यादा अच्छा होगा, हमारी नदियाँ साफ़ होंगी तो ज़्यादा अच्छी होंगी, बजाय इसके कि चौड़ी चौड़ी सड़कें हों? प्रिस्टाइन हिमालय इज़ द प्रायोरिटी। जो 200-250 साल पहले था जैसा। बिल्कुल। सी कभी कभी अनपढ़ लोग बहुत ज़बरदस्त बात कह जाते हैं। मेरा एक गाइड कुली था सिरमौर में, दिस इज ऑफ 1967। तो उसने कहा कि अब सब बीमारी आएगी, ये मर जाएंगे, ये होगा, फिर ये जितने हमारे जंगल हैं ये जवान हो जाएंगे और एक नई सृष्टि होगी, और आप देखना ये हरा जंगल और ये सब दिखने में कितना अच्छा लगेगा। अभी तो यहाँ पर लकड़ी काट काट के ये ले जा रहे हैं। तो हमें उस दिन का इंतज़ार है जब ये सब एक कोई एपिडेमिक होगा, ये सब मर जाएंगे, उसके बाद हमारे जंगल सब हरे हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। उसका वर्ड था ना, ये सब जवान हो जाएंगे और आप देखना एक नई सृष्टि का जन्म होगा। मैंने सुबह दिनकर की एक कविता सुनी थी टेलीविज़न पे, कुछ यही भावना थी दिनकर की भी। और एक मूवी देखी थी, इंग्लिश की थी, प्लैनेट विदाउट मैन, एंड उसका भी निष्कर्ष ये था कि इंसान ने काफ़ी बर्बादी की है। इंसान ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है, क्योंकि यही सबसे बेवकूफ़ जानवर है इस प्लेनेट पे, और जब इंसान न रहेगा तो धरती पर काफ़ी खुश रहेगी और सुखी रहेगी। सी डेवलपमेंट के नाम पर हमने क्या किया? हमने नेचर को ही डिस्ट्रॉय किया ना। बट उसके बिना काम भी नहीं चलता है। ठीक है। डेवलपमेंट सूझबूझ की डेवलपमेंट, एक फिलोसफिकली करेक्ट, बट एक समन्वय होना चाहिए। बैलेंस का बहाना तो सभी लोग बना रहे हैं कि साहब देखिए डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैंने किसी को ये बहस में पर्यावरणविद को बोलते देखा कि अगर आप बर्बादी और आबादी में बैलेंस कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप 50% 60% तो बर्बादी चाहते हो, तो ये तो कोई डेवलपमेंट ना हुई। सी लॉन्ग बैक मुझे के.एस. वार्डिया ने लेक्चर के लिए बुलाया था नैनीताल में। तो बाकी तो हार्ड कोर जियोलॉजी थी। उन्होंने कहा आप चूँकि यू आर डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटल जियोलॉजी, इस पर भी बोलो। तो टॉपिक ऑफ माय लेक्चर वाज प्लानिंग फॉर एक्सटिंक्शन। उसमें क्या कहा सर आपने? उसमें मैंने यही सब कहा था कि जिस तरह से आप कर रहे हो, उसमें भी मैंने सड़क और सब के बारे में कहा था कि जिस तरह से ओवर माइनिंग हो रही है, ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़कें जिस तरह से बन रही हैं, तो इन सब का हर्ष यही होगा कि सूनर और लेटर हम एक ऐसी दशा में पहुंच जाएंगे कि फिर हम सब संभाल ही नहीं संभलेगा। जिंदगी नर्क के बराबर हो जाएगी। सर बल्दिया साहब आपसे क्योंकि- सीनियर थे? बल्दिया साहब आपसे सीनियर थे? बल्दिया मुझसे 1 साल सीनियर थे। तो ये बातचीत कंक्लूजन पे पहुंच रही है। वल्दिया साहब भी वही कहते थे जो भार्गव साहब कह रहे हैं, और भार्गव साहब ने कई बातें बहुत ईमानदारी से दिल की बातें कही हैं। अब सब एक आखिरी संदेश दीजिए पूरे हिमालय वासियों को, और हिमालय में जो लोग उत्पात मचा रहे हैं उनको, और सरकार को भी एक मैसेज दीजिए सर। आखिरी क्या कहना चाहेंगे?
मैसेज देना तो ये नेताओं का काम है। एक साइंटिफिक मैसेज ऑफ अ साइंटिफिक जियोलॉजिस्ट विद मैसेज तो मैं 6 यही decades कहूँगा standing. कि जो काम भी हम करें साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो हम आज कर रहे हैं उसका 10 साल या 50 साल बाद क्या हर्ष होगा, इसको सोच कर चलें। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं अगर 10 साल बाद उसका फल बहुत बुरा होगा तो उसको नहीं करें। तो एक साइंटिफिक अप्रोच जो हमेशा हम कहते हैं होना चाहिए और उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। बहुत बढ़िया एक बातचीत हुई भार्गव साहब से। थोड़ा सा मैं भार्गव साहब की कलेक्शंस के आपको दर्शन करा दूं बिफोर आई कंक्लूड दिस टॉक। भार्गव साहब का पूरा ड्राइंग रूम जो है एक पुराने प्राचीन जियोलॉजिस्ट का, कुदरत का और भूविज्ञान का एक नुमाइश है, बड़ी सुंदर नुमाइश है। और ये सभी के सभी फॉसिल्स हमने भार्गव साहब को इन पे रिसर्च पेपर्स छापते देखा है। और इधर में ये जो भूटान की पेंटिंग है, ये भार्गव साहब की भूटान के 3 साल की यादें हैं। और भूटान पे भार्गव साहब की बहुत सारी किताबें आउट ऑफ प्रिंट हो गई और एक किताब अभी बेंगलोर से उसका 2nd एडिशन आया है। ढेर सारे रिसर्च पेपर्स हैं दुनिया के बढ़िया बढ़िया हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में, और कुछ पॉपुलर किताबें भी भार्गव साहब ने अभी रिसेंटली लिखी हैं। भार्गव साहब को हम शुभकामना देते हैं और we express our gratitude for a great chat, and we'll have a few more chats with him. कुछ थोड़ी हल्की फुल्की और कुछ उनकी biographical chats. This chat was for the YouTube channel Earth Talks and for the Facebook Live Social Substance Group, and this will circulate for sure across the social media, and I'm sure जो इतने सारे सैकड़ों हजारों शिष्य हैं भार्गव साहब के, वो बहुत खुश होंगे इसको देख के। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।